नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा और लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। जी हां, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ पर एक बयान दिया है और जो बयान बेहद खास है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अक्सर इस तरह के बयान नहीं दिया करते हैं। जी हां, दरअसल कहा यह जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार की तरफ से जो बात कही जाती है बहुत ठोक बजाकर कही जाती है, बहुत सोच समझकर कही जाती है और उस पर रुकना या उसे पलटना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अमित शाह ने इस बार जो कहा वो आपको सुनना जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि जो कानून वक्फ बोर्ड का है उसमें बहुत सारी परेशानी है ना, और इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर सीधा करने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने सेना का सम्मान नहीं किया है, वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया है। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासत तेज है। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो सच है, मतलब अमित शाह के बोलने के तरीके को समझा जाए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है ना, इसमें बहुत परेशानी है ना, ठीक है, शीतकालीन सत्र में इस पर सुधार किया जाएगा। तो आज हम इसी मामले पर करेंगे चर्चा। इसी बयान के इर्द गिर्द आज की बहस रहेगी और हम कोशिश करेंगे बयान के मायने समझने की, क्योंकि अमित शाह जो भी कहते हैं यूं ही नहीं कहते, बहुत सोच समझ कर कहते हैं और बहुत खुलकर कहते हैं। अमित शाह के इस बयान के मायने समझेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसमें परेशानी है, तो हम सुधार करेंगे, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कानून सरकार ही लेकर आई। हालांकि फिलहाल अभी ये कानून बन नहीं पाया है, बिल सरकार लेकर आई थी, लेकिन फिर भी शीतकालीन सत्र की वो बात कह रहे हैं। क्या शीतकालीन सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि वो इसके साथ ही साथ, चूंकि जब वक्फ कानून की बात हो रही है, इसके साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी ये बात कही गई है कि बिल उस सत्र में आ सकता है। तो उस सत्र को लेकर जिस तरह के अंदेशे यहां पर लगाए जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून बना उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। जो बिल आया और कानून बनने से रुक गया, जो पुराना कानून है वही चल रहा है। कई सारे बदलाव 1954, 1995, 2013 में इस तरह के जो बदलाव होते गए, और चूंकि वक्फ के बारे में ये भी समझने की जरूरत है, इन तमाम बदलावों में वक्फ को असीमित शक्तियां दी जाती रहीं। 1923 की बात है, जिस वक्त अंग्रेजी शासनकाल था, उस वक्त इसे अधिनियम बनाने की कोशिश की गई और इसे पूरा रूप दिया गया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 1954, 1995 और 2013 में इसमें बदलाव किए गए और हर बदलाव के साथ साथ वक्फ बोर्ड मजबूत होता गया। इन्हीं मजबूती के साथ साथ शुरुआत शिकायतों की भी हो गई और शिकायतों की वो फेहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी हो गई। अमित शाह अब चूंकि इस बात को कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है जिस पर आज की खास चर्चा रहेगी और इसी के इर्द गिर्द हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके इस बयान के मायने क्या है। हरियाणा में दरअसल अमित शाह बोल रहे थे। हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस ने कभी भी सेना का सम्मान नहीं किया है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि दरअसल कांग्रेस हमेशा से इसे लटकाती हुई आई है और हमने इसको पूरा किया। उन्होंने अपनी सरकार को क्रेडिट दिया और कहा कि दरअसल हमने सेना की मांग को पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन को हम लेकर आए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस का भी हम पक्ष जानेंगे, पक्ष समाजवादी पार्टी का भी जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में पूरे देश की सियासत का एक मजबूत गढ़ कहा जाता है। और वक्फ की जब बात हो रही है तो दरअसल जो जेपीसी कमेटी बनाई गई और जिनकी अध्यक्षता में
जिनको ये जिम्मेदारी दी गई जेपीसी कमेटी की, वो जगदम्बिका पाल है, जो कि उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से ही सांसद है। उन्होंने कई दौरे किए, कई मौलानाओं से मुलाकात की और वक्फ बोर्ड को लेकर समझाने की कोशिश की, एक मत राय बनाने की कोशिश की। और उसके बाद आज अमित शाह का ये बयान, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। क्या वाकई में सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो कानून सरकार लेकर आई उसमें कई खामियां हैं, गलतियां हैं, उसे सुधार किया जाएगा, या फिर अमित शाह कुछ और ही कहना चाह रहे हैं? अमित शाह सिर्फ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दूं और सभी लोग जानते हैं, अमित शाह राजनीति के वो धुरंधर माहिर खिलाड़ी हैं, जिसमें वो जो कहते हैं उसके कई मतलब होते हैं। आज उन्होंने कहा, और बड़े अलग अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि दरअसल वक्फ कानून, जो ये कानून है, इसमें बहुत परेशानियां हैं ना, हम शीतकालीन सत्र में इसमें सुधार करेंगे। तो वो कौन से कानून की बात कर रहे थे? जो बना हुआ है उसकी, या जो खुद वो नया लेकर आए? ये भी अभी अपने आप में इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो विपक्ष का वक्फ वाला वार, और इस वार में जाहिर सी बात है कई सारी चीजें छुपी हैं। इसमें यह भी छुपा है कि उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह की करवट आएगी, उनके इस बयान को लेकर विपक्ष क्या कहेगा, उनके इस बयान पर खुद बीजेपी क्या कहेगी, और असदुद्दीन ओवैसी, जो जाहिर सी बात है इस इंतजार में रहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाए, और ख़ास तौर पर उस मुद्दे पर जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो, तो उनकी प्रतिक्रिया आना भी लाजमी है। तो ऐसे में आज हम समझेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में अमित शाह के इस बयान के क्या मायने हैं। चूंकि हरियाणा में वो बोल रहे थे, और एक बात सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, और प्रचार का समय भी अब बहुत कम ही बचा है। तो अमित शाह के इस बयान पर आज की खास चर्चा, जहां पर समझने की कोशिश होगी इस बयान के मायने। क्योंकि जब बात साल 2013 की हो रही है, तो यहां पर यह जानकारी देना जरूरी है कि इस अधिनियम में संशोधन किया गया 2013 में, जिसमें वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। देखिए, पहली बात, 1995 में 2013 के पहले जो बदलाव हुए थे, उसमें वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी गई, और जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति के इजाफे के साथ साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों में भी बदलाव आ गया, और शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसके पहले चूंकि 1954 की जब बात हो रही है, तो जब स्वतंत्र भारत में पहली बार इस अधिनियम को संसद की ओर से पारित किया गया था, और चूंकि जैसा कि आपको जानकारी दी, 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम, इसे विनियमित करने का पहला अटेम्प्ट किया गया, पहली कोशिश की गई। तो आज इस बयान के साथ साथ वक्फ के रेशे रेशे जिन पर सभी लोगों के सवाल हैं, उनको खोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों। क्योंकि अगर बात की जाए तो एक चीज समझने वाली यहां पर यह भी है, और ये जानकारी आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। जी हां, समझिएगा, रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा कोई जमीन का मालिक है भारत में, तीसरे नंबर पर, तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसकी अनुमानित कीमत समझिएगा 1.2 लाख करोड़ रुपए है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। जी हां, 2 शिया वक्फ बोर्ड इसमें ऐड है, कुल 32 हैं। और राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी। इसके साथ ही साथ अब इसका उद्देश्य समझ लीजिए। वक्फ बोर्ड की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। जी हां, नया जो कानून था
जिसे मोदी सरकार लेकर आई थी, जो अभी फिलहाल कानून नहीं बन पाया, जो बिल था उसमें धारा 9 और 14 में संशोधन करना होगा, जिसके बाद जैसा कि सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए यह बदलाव होगा और ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिनमें विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू। जाहिर सी बात है, चूंकि नया विधेयक जो लाया गया वो दरअसल 1995 के कानून में बदलाव करेगा, यानी कि जो 2013 में बदलाव हुए और उसके पहले जो 1995 में बदलाव हुए थे उसमें बदलाव करेगा। इसका मकसद दरअसल सरकार की तरफ से कहा गया कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए है और महिलाओं को इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने के लिए है। वहीं सरकार के कई लोगों ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के भीतर से ये मांग उठ रही थी और उन्हीं मांगों को लेकर ही कदम उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं से भी अगर देखा जाए, कहीं से भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी भी मुस्लिम समुदाय ने या किसी भी वक्फ बोर्ड के कार्यालय ने या किसी भी राज्य के इस बिल का समर्थन किया हो, सिवाय उत्तराखंड को छोड़कर। और चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डीपी यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस की आवाज कमल हांडा जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे। अमित शाह कह रहे हैं हरियाणा की धरती से नया जो कानून है वक्फ बोर्ड, इसमें बहुत परेशानियां हैं ना, हम इस पर बदलाव करेंगे शीतकालीन सत्र में। यही बात तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम वक्फ बोर्ड ये कह रहे थे कि परेशानियां हैं, तब क्यों नहीं सुना गया इन बातों को, या अभी भी अमित शाह के कहने का कोई और मतलब है? नहीं, देखिए, माननीय अमित शाह जी का जो कहना है, एक बार आपको भी याद होगा 2014 के बाद हम जो है पूरा देश की बात कर रहे हैं, हम जो है राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनसे सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेके देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ। आज तक 2014 के बाद और इससे पहले भी जितने की सरकार रही, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार आई कि अचानक के सारे कानून को बदल दिया, कोई एक तरफा जो है कोई काम किया। हम तो सबसे पहले राष्ट्र को आगे रखते और सबको साथ में लेकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। हाँ। जो जिनका हक है उनको हक देने की बात हम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज तक हमारे विपक्ष के लोग 2014 के बाद जितने भी कानून बने हैं या जितने भी अच्छे काम हुए हैं, आज तक मुझे बता दीजिए कि अगर विपक्ष के लोगों को वो पसंद आया हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखिए भगवान राम का मंदिर, नहीं आएंगे, देखिए सुनिए प्लीज सुरेंद्र जी रुकिए ना, उन पर आज आ जाएंगे, चूंकि अभी 1 घंटा हमारे पास, अभी तो चर्चा की शुरुआत है। मुझे पता है चर्चा में राम मंदिर का जिक्र होगा और भी चीजों का जिक्र होगा, करेंगे सर, रुकिए ना, अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 1 सेकंड सर, चर्चा का प्रारूप क्लियर हो जाए ना। ये वक्फ का क्या मसला है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये आया था, बिल लाया गया, बात सहमति नहीं बनी तो जेपीसी का गठन कर दिया गया। जेपीसी का काम था इस पर सहमति बनाने का, ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। जेपीसी को जिम्मेदारी दी गई इस पर सहमति बनाने के लिए, ठीक है। जगदंबिका पाल को अहम जिम्मेदारी दी गई कि वो सबसे बात करेंगे, लेकिन ये अभी तक सुनने को नहीं मिला था कि सरकार की तरफ से खुद और इतने बड़े नेता की तरफ से ही कहा गया। मैं ये समझना चाह रहा हूं, बस इसे समझा दीजिए फिर आगे बोलिए। देखिए, हमारे माननीय सांसद जगदंबिका पाल जी को जो जिम्मेदारी दी गई, इसलिए दी गई क्योंकि देखिए देश का सबसे ज्यादा जो है जमीन जो है, या बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको इसलिए जिम्मेदारी दी गई कि खास करके उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुसलमान भाई, देखिए इसमें भी राजनीति वो करना चाहते, तो उनसे सहमति बना के कमिटी अपना रिपोर्ट जो है वो आगे रिपोर्ट बना के रिपोर्ट सकते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट तो आपका कल बन ही जाएगा, लेकिन मेरा मकसद ये है
कि जब ये लोग ये कहते हैं कि भाई वो जो मुसलमान भाई थे उन्होंने दान पे तोड़ कर दिया, जिनके पास अपनी जमीन थे या आदि पैसा वाले, तो किल्लियां देती है। तो हमारे देश के गरीब मुसलमान भाई जिनको जिनके पास घर नहीं है, जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, हाँ, आप उनके लिए दिया गया, ना कि उन ठेकेदारों के लिए दिया गया कि जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों की संपत्ति है और वो खुद उस पर कब्जा अभी किया। जो बिल आया था उसमें यही सब था। तो यही तो कह रहे हैं, उन ठेकेदारों को तो दूर करना है। अब क्या सुधार करेंगे, उनको और हटा वो देंगे? जो हमारे गरीब लोग हैं उनको उनका हक दिलाना है। अब क्या करेंगे? हमको अब नहीं यही देंगे? कहा आज हमारे माननीय मंत्री जी, आप हमारे माननीय अमित शाह जी ने यही तो कहा कि अगर इन लोगों को लगता है, इन ठेकेदारों को, कि भारत सरकार कोई गलती कर रही है, तो आप एक कमेटी बना रहे, कमेटी का पूरा आपका भी आदमी होगा और फिर सामने रिपोर्ट गलती आएगा, पता चल गई क्या सर? अब नहीं होगा। गलती पता चल गई? नहीं, गलती देखिए, गलती कुछ भी नहीं है। सिर्फ देश के अंदर किसी प्रकार का कोई हिंसा, अराजकता या किसी के प्रति भेदभाव ना हो, इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। हमको ताकत इस देश के सामने रखना चाह रहे हैं। हमारे पार्टी पहले दिन से ही गरीबों के लिए काम करना चाह रही है, देश के लिए काम करना चाह रही है। तो आपको यहाँ पर कहीं से भी किसी प्रकार का तो कमी ना हो दिखाई देगा। हाँ। और अगर मैं मान भी दूं कि 1% ठीक है, हमारी बिल लाने में 1% अगर गलती भी है, तो हम इस देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र है, उसका हम सुधार कर सकते हैं। ये तो कानून लाने के बाद भी सुधार हो सकता था। हाँ। तो इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जाहिर सी बात है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, कि फिर तो आज की चर्चा जो है वो कमल जी बैठी हुई हैं, डीपी यादव जी बैठे हुए हैं, आप बैठे ही हैं, तो आज की चर्चा में तो सब चीज़ों पर सहमति होनी चाहिए, क्योंकि यही डीपी यादव जी और यही कमल जी पहले यही कह रहे थे, है ना, कि सुधार की गुंजाइश है, सुधार होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1%, अगर उसमें हो सकता है कि इंसान हो सकता है कुछ न कुछ अगर कमियां आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड सुरेंद्र जी, चेक कर लेते हैं जरा। एक बार कमल जी के पास चलूंगा, उसके बाद डीपी यादव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कमल जी से पूछ लेते हैं कि वो बता देंगे, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि हाँ वो कमियां जिनका जिक्र कमल जी कर रही थी वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कमल जी, आप जब ये बिल आया था तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने खुलकर इसका विरोध किया था और कांग्रेस का ही कहना था कि कई सारी खामियां हैं। आज चूंकि अमित शाह इस बात को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल हमें कुछ कमियां पता चली हैं, उनका हम सुधार करेंगे, शीतकालीन सत्र में उनको बेहतरी की ओर हम ले जाएंगे। आपको जानकारी मिल पाई क्या वो सुधार हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से कौन से सुधार होने चाहिए, ये सुरेंद्र जी बैठे हैं, बता दीजिएगा। आपको नमस्कार। नमस्कार प्रवक्ता भाइयों का नमस्कार, आपका चैनल देखने का नमस्कार। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी वर्तमान सत्ता की नीयत बदलती है। नीयत ही आपकी नियति तय करती है। तो बात ऐसी है सर, मैं अपने तरीके से मैं बात जवाब दूंगी। मैं हमारे देश में सबसे जो लार्जेस्ट हमारी लैंड होल्डिंग्स है वो हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशंस के पास है। रेलवे है, वक्फ बोर्ड है और हमारी सेना है। ठीक है, वक्फ बोर्ड पर ये बिल लाए, अब इनका मकसद क्या है वो ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो सेना की जो हमारी एरिया था 13,351 एकड़, ये मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी, 3 लोगों में बांट दी गई है। उसमें अडानी है, श्री रविशंकर है, ढोंगी जो संत बना फिरता है, और साथ में वो है बाबा लाला रामदेव। ठीक है जी, तो उसको फायरिंग रेंज वाली जो 50 साल से जमीन सुरक्षित थी सर, उनके प्रशिक्षण के लिए, सेना के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए और फायरिंग रेंज के लिए भी, उसको इन्होंने बेच दिया इन 3 लोगों को। प्रधानमंत्री ने, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी सेना को अच्छे से ट्रेनिंग मिले या ना मिले। पहली बात ये, अब इसका करप्शन यूज किया जाएगा। अयोध्या के कड़े जिसको राम का नाम लेकर बड़ा घूमते थे, अंबानी का नाम लिया इन्होंने बहुत जबरदस्त किया, लेकिन राम जी ने भी फिर बता दिया कि मेरा मिस यूज करोगे तो मैं बता भी दूंगा। अब दूसरी बात आती है वक्फ बोर्ड के बिल पर कि उनके पास भी लैंड होल्डिंग है। मैंने कहा ना 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग्स हैं। अब वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर ये क्या करना चाहते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैं, क्या ये उठाकर यही अडानी को दे देंगे?
किसको दे देंगे, मकसद क्या है इसका, पहले मुझे तो यही पता चले। दूसरी बात ये कि हमने जो है, इन्होंने अगर पहले इनको आपने बताया कि वो कमियां कहते हैं हम शीतकालीन सत्र में ठीक करेंगे, इनका भरोसा कौन करेगा? ये तो 10 सालों से झूठ पर रोस रहे हैं और जनता देश की जाग गई है। उनको पता चल गया कि ये जुमलेबाजी के अलावा ये जो हमारी वर्तमान की सत्ता है, चाहे वो अमित शाह जी हो चाहे मोदी जी हो, और इनके सारे मंत्री प्रवक्ता से लेकर मतलब पूरी एक हायरार्की है जो सारे झूठ बोलते हैं। तो ये इन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन का करना क्या है पहली बात तो, और किसको देनी है उस बात को स्पेसिफाई करें। हमने उस बिल को रोका, एक मजबूत विपक्ष जो हमें जनता ने दिया, जनता का ये जनादेश था। एक मजबूत विपक्ष जो है कि संसद में बैठे और सवाल करे, जो पहले किसी को सवाल नहीं करने देते थे। 150 सांसदों को निरस्त करके आनन फानन में 47 कानून पास करवा दिए प्रधानमंत्री ने। कमल जी एक सवाल तानाशाही थी। कमल जी एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था मैम, चूंकि जिस बिल की ये बात कर रहे हैं और आप लोग जिनकी कमियां गिनाकर जिसका विरोध आपने किया और आप अपने विरोध में जीत भी गए, उस ये वक्फ बोर्ड जिसकी कानून की बात हो रही है, इसमें अभी जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उसका आप लोग समर्थन करते हैं कि होना चाहिए? महिलाओं का अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुझे नजर नहीं आती कि भाजपा देगी, सुन लीजिए पहले आप। हम भी अच्छे से कांग्रेस चिंतन मनन करेगी, अच्छे से उसके इफ्स एंड बट्स और प्रॉस एंड कॉन्स देखेगी, तभी उस बिल को पास होने देगी, वरना नहीं होने देगी। अमित शाह जी को अब याद आया कि हम उसमें शीतकालीन सत्र में हम परिवर्तन करेंगे, यानी कि इनको समझ ही नहीं आता कि जो मन में आता है कर देते। एक सुबह उठे आज नोटबंदी कर दो जी, एक सुबह उठे जी आज फलाना कानून ला दो। मैम 1954, 1995 और 2013 में जब ये परिवर्तन हुए मैम, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया, इस पर भी चर्चा जरूरी है ना मैम? कमल जी मैं जवाब दे देती हूँ उसका सर। सर हमने 2014 में हमने इनमें परिवर्तन करने थे, लेकिन हमारी सरकार नहीं आई। अच्छा, इनकी सरकार आ गई तो हम बहुत से काम कर नहीं पाए। भी आप फौजी पर जो बात करेंगे सेना पर, उसका भी जवाब दूंगी मैं। 2013 में तो किया था ना मैम? कहाँ किया था सर? मैम 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए 2013। तो क्या हो गया? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? नहीं, महिलाएं कहाँ गई मैम? नहीं, महिलाएं आपने कहा महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें देखने दीजिए ना। अभी मेरा सवाल ये है मैम कि आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? अरे सुनिए तो अजितेश जी, सुनिए, खुद 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमला था। मैम मैंने रोक दिया था, देखिए उनको, सुरेंद्र जी को, जब वो राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा था बाद में करेंगे। अभी आप 15 लाख वाली बात बाद में करेंगे ना मैम? अभी समय है, अभी तो कितना हुआ है? अभी तो आधा घंटा पड़ा है, रुकिए ना। बता रही हूँ ना जुमले, मैं तो एक सेकंड ना मैम, सुनिए ना, कर रही हूँ, आप समझिए। मैं चूंकि डीपी यादव जी बैठे थे देर से, धरातल पर कमल मैम रुक जाइए ना, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता है मैम, सुनिए ना मेरी बात। मैं ही कह रहा हूँ ये 2013 वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम देखिए, विरोध तो जाहिर सी बात है होना चाहिए, उन तमाम बातों का होना चाहिए जो हमें पसंद ना आए, जो जनता के हित में ना हो, है ना, लेकिन उन बातों पे जो हमारे कभी अधिकार में रही हो और हमने ना किया हो, तो उस पर अपनी गलती माननी चाहिए कि हाँ 2013 में हमने नहीं दिया। आप एक्सेप्ट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी पुरानी बात उठाकर भाजपा झूठ से ला देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, जनता भी अब इनका भरोसा नहीं कर रही है, ये मैं आपको सारा बता दूं। मैं भाजपाई हूँ मैम, चल चुका है। मैं भाजपाई नहीं हूँ ना मैम। सर मैं भाजपा के प्रवक्ता को तो जवाब दे रही हूँ, वो भी तो शामिल हो गए ना, मैं देख तो लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे कहाँ था ये? आप मुझे उसका श्वेत पत्र दिखाइए आप मुझे चैनल पर। अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे भी विश्वास नहीं करूंगी मैं जो आप बात कह रहे हैं। अच्छा, 1995 में हुआ नहीं हुआ, उसका भी श्वेत पत्र चाहिए ना। रुकिए एक सेकेंड, सुरेंद्र जी प्लीज डोंट इंटरप्ट, रुकिए एक सेकेंड, रुकिए प्लीज सर। अगर आप पास की बात करेंगे, ठीक है, फिर मैं गोधरा कांड पर भी जाऊंगी, फिर मैं मणिपुर पर भी जाऊंगी, मैं बहुत सी बात आपके चैनल के माध्यम से। मैं चाय की जगह कॉफी की बात नहीं कर रहा ना मैम, मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसी वक्फ बोर्ड की जिसको लेकर बातचीत चल रही है। चलिए सुरेंद्र जी रुकिए, कमल जी रुकिए, आप जवाब नहीं देना, ओके ठीक है मैम, ओके, आप रुक जाइए, आगे आएंगे, ठीक है। डीपी यादव जी ओवर टू यू। डीपी यादव जी, ठीक है, डीपी यादव जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी आ रहा हूँ। डीपी यादव जी को चर्चा में लेने दीजिए ना, उसके बाद आगे होगी गर्मा गर्मी, कोई बात नहीं। डीपी यादव जी स्वागत है आपका बहुत बहुत, कैसे हैं आप? डीपी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है।
डीपी यादव जी, सबसे पहले तो ये वक्फ का जो मसला है इसको लेकर अपनी परेशानी गिना दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि सुधार करेंगे, लेकिन अपनी गलतियां बता दीजिए ताकि सुरेंद्र जी को पता चले कि हाँ, ये गलतियां समाजवादी पार्टी की तरफ से बताई गई है वक्फ को लेकर। देखिए अजितेश जी, वक्त बोर्ड तो एक बहाना है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दलित निशाना बनाना चाहती है। वक्त बोर्ड की पार्टी ये मैं स्पष्ट कर दो, जब जब चुनाव आता है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या अन्य किसी राज्य का चुनाव हो, ऐसे कहीं न कहीं मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट कर जाते हैं, जिससे आम जनता का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। मुझे चाहते हैं कि चुनाव में आम जनता को इन मुद्दों के माध्यम से प्रभावित किया जाए। हाँ। वो मूलभूत मुद्दे हैं। अब हरियाणा में समस्या क्या है? बेरोजगारी की है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री ने बेरोजगारी पर वहां कुछ भी नहीं बोला, लेकिन भी पैमान अगर उनका पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, अगर बेरोजगारी पर उन्होंने एक भी मकसद किया हो तो बताइए। बेरोजगारी दर हरियाणा में बहुत ज्यादा है, वहाँ के युवा कहीं न कहीं चल रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं। तो रोजगार वहाँ उपलब्ध नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और तो वहाँ के पहलवानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में देखा। तो देखिए ये लोग कहीं न कहीं सरकार के मुद्दे लाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा किस हिसाब से मुद्दे लोग कहीं न कहीं जो लाते हैं, चाहे वो किसी कानून बना हो, किस प्रकार से देश में नाराजगी हुई, लोगों ने उसका विरोध किया, आपने कहा हम नोटबंदी लाएंगे, नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी से क्या किसने देखा, जीएसटी से क्या मिला देश को। तो ये कहीं न कहीं गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते हैं और मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये ऐसा काम करते रहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है सुरेंद्र जी, अब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बोलिए सुरेंद्र जी, आप क्या कह रहे थे? मेरी आवाज आ रही सुरेंद्र जी? चलिए, आपका कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। कमल जी, जितना मैं आपको जानता हूं अभी तक आपने सर्च कर लिया होगा 2013, खैर छोड़िए, सर मैं पूछ रहा हूं, अभी तक आपने चेक कर लिया होगा? जी जी जी, मैंने तो आपको पहले ही बताया अजितेश जी कि 3 लार्जेस्ट होल्डिंग्स है, एक वक्फ बोर्ड के पास है, एक हमारी सेना के पास है। सेना की जमीन का मैंने आपको बता दिया खुलकर, 13,351 करोड़ जमीन 3 लोगों में बांट दी गई है। अडानी हो गया, श्री रविशंकर ढोंगी जो संत बना फिरता है, और एक लाला रामदेव, जहां पर हमारी सेना के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग होती है। यहाँ मत बोलिए, आप अपना मंचों से कुछ भी बोलते रहिए किसी के लिए। सुनिए, अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा में भी अभी है और जम्मू कश्मीर में भी अभी है, मतलब जिनका रिजल्ट 8 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, जनता का ध्यान भटकाना है किसी न किसी तरीके से, जिसमें ये बहुत बड़ी महारत हासिल है भाजपाइयों को। इनका और कोई मकसद नहीं है। आप देख लीजिए, कि आप नोट कर लीजिए मेरी बात, अगर उसका कोई रिजल्ट निकले तो, क्योंकि उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स निकलेंगे, बहुत प्रॉस एंड कॉन्स निकलेंगे अगर ये मिस यूज करेंगे, क्योंकि इनका असली मकसद क्या है? अडानी को जमीन देना। ये मैं बड़े स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ, इनका मकसद ही यही है, दूसरा मकसद ही नहीं है। आप देखिए ना, अडानी को हरियाणा में भी हजारों एकड़ जमीन इन्होंने दी, इसलिए दी, किससे पूछ के दी इन्होंने जी? क्योंकि ये समझते हैं कि इनका राज है तो कुछ भी करेंगे ये। ठीक है मैम। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? एक चीज और, 5 सेकंड और सर लीजिए, आप 5 सेकंड लीजिए मैम। जी जी, दुरुपयोग कौन कर रहा है या कौन करेगा वो वक्त पर छोड़ दीजिए, वो वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन दुरुपयोग करना चाहता है या करेगा। हाँ ठीक है मैम, ये सेना वाली जमीन का तो आपने बता दिया। ये वक्फ के बाद जो जमीन है, जो तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, जैसा कि आपने ही बताया, ये जमीन मैम किसके पास है और क्या होता है इसका? दोबारा सवाल दोहराइए। मैं ही पूछ रहा था, जो मैम आप 3 सबसे ज्यादा जो आपने बताया जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, रक्षा वाला आपने बता दिया किस किस को बांट दी गई, ये जो वक्फ है तीसरे नंबर पर, मैम इसकी जमीन किस किस के पास है और इस्तेमाल क्या क्या होता है? वक्फ बोर्ड ऐसा है, उनके पास है, मुसलमानों के पास है। वक्फ बोर्ड आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है ना। वो भी एक बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, जिसके ऊपर ये मोदी जी की नजर है, अमित शाह की भी नजर है कि उसको बेचकर
जैसे इन्होंने पोर्ट बेचे, एयरपोर्ट बेचे, अब इनको लगता है वक्फ बोर्ड की जमीन भी बेच दें। उधर की तो बेची थी सेना की, जिनको लाज नहीं आई कि जहां हमारी सेना इतने अच्छे से ट्रेनिंग लेती थी। हाँ उस मैम, जमीन आप को मानती उन्होंने है क्या, बेच दिया। मैम आप इस बात को भी मानती होंगी कि जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है या जो वक्फ बोर्ड है, उसकी जमीन का जो फायदा है, किसी भी तरह का लाभ जो है, वो एक गरीब तबके का जो मुसलमान है, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसको भी उसका फायदा मिलता होगा मैम, जो अभी जमीन है। इस बात को आप भूल जाइए जितेश जी, नहीं मिलता है। इस बात को छोड़ दीजिए कि गरीबों के ये संगी साथी हैं। गरीबों को तो हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ये कहते गरीब खत्म कर दो। ये गरीबी क्या, आप गरीबी का नाम ले रहे हैं क्या? मजाक करते हैं ये भाजपाई। ठीक है। कोई गरीबों के लिए इनके मन में दर्द नहीं है। हाँ, जो देश में लूटपाट हुई, प्रदेश पर कर्जा हुआ, देश पर कर्जा हो गया, जो 1947 से लेकर 2014 तक इतने काम हुए, इतने हॉस्पिटल्स बने, राष्ट्र निर्माण हुआ। अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ तो राष्ट्र निर्माण हुआ, और उसके लिए भी इनको तकलीफ है कि वो क्यों हुआ। इन्होंने काम कोई नहीं किया सिवाय जनता को भटकाने के और गुमराह करने के। हाँ ठीक है। गरीबों के सुरेंद्र लिए जी, भी मेरी जाके आवाज आ रही है तो नौकरी जवाब देना दीजिएगा। अपनी बात को। आवाज आ रही है तो जी कमल जी का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने कहा जमीन का क्या, आपको जमीन का लाभ किसको है? तो इनको पता नहीं जमीन का लाभ किसको होना चाहिए। अब क्या दिया गरीबी का लाभ हमने तुझे, अरे भाई आपको नेता लोग आपकी एग्जाम देते हैं और इतना पैसा निकाल कर मिलता है, और हमारा नेता ने कहा कि 1 रुपया देते हैं, इनका पहुंचता गाँव के हर एक किसान पूछिए कि आपको खाता को आता है नहीं आता है, पूछिए। हमने जो कहा हम वो किया। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा फोन को अपने पास रखिए, फोन से डायरेक्ट बात कीजिए सर, ज्यादा क्लियर आवाज आएगी। जी जी, देखिए अब इन्होंने कहा नियत की बात। हाँ बोलिए बोलिए। कांग्रेस को नियत की बात तो शोभा नहीं देती। हाँ, नियत की बात लेकर, और ये अभी पता नहीं कहाँ की बात कर रहे थे, क्या ये भूल गए थे 1975 का 84 का दंगा? हाँ आपको याद होगा, आपका रोज खड़ा हो जाएगा मिश्रा जी। अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू जो बहुत बड़ा चैनल पे, जब उनसे पूछा गया कि जब आप जेल में बंद आपकी माता की अक्साई करके आप मानने नहीं, ठीक है ठीक है कमल जी, जो संशोधनों की बात हो रही थी, चाहे वो जमीन के सत्यापन कराने को लेकर हो, चाहे पारदर्शिता को लेकर हो, आपको याद होगा ना तमिलनाडु का मामला मैम, जहां पर एक आदमी सिर्फ जमीन से लोन क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि उसकी जमीन पर, पूरे गांव पर 1500 साल पुराने एक मंदिर पर वक्फ ने अपना अधिकार जमा दिया था कि हमारा है। इसके बाद तो मैम पारदर्शिता तो चाहिए होगी ना। नहीं, ये खबर कहाँ से निकली है सर, ये आप मुझे बताएंगे? मैम मैं आपको अभी तो श्वेत पत्र भी नहीं दिखा सकता। अब बात कर रहे हैं आप मैम फोन यूज करती हैं, फोन यूज करती हैं, खबर मैम देखती हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैम कि अगर वक्फ लगातार, वक्फ की जो शक्तियां हैं उनको सिर्फ 54, 95, 2013 में मजबूती तो किया गया ना, मजबूत करते चले गए, लेकिन क्या उसमें किसी तरह की कोई पारदर्शिता है, इसको लेकर कोई कानून परिवर्तन किया गया? नहीं किया गया मैम। सर हमारी बात कहते हैं, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबां भी है और रहने को औकात भी। हाँ तो पहले तो ये अपना चेक कर लें कि ये करते क्या हैं और क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और धरातल पर क्या करते हैं। हाँ तो इनके बोलने में और इनके करने में, कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, आसमान और पाताल का फर्क है। इसलिए फर्क है कि आप पिछले 10 वर्ष से आपने कहा दर्जा जा चुका है, इसीलिए आपका 13% में एक भी सांसद नहीं है, और आप 99 पे आता था, इसीलिए आपको 99 से नीचे जनता ने वोट किया, इसीलिए यही आपकी जो आपके पार्टी का जो नीयत और नीति जो है ना, ये सबको देश की जनता को जो है ये भाव नहीं रहा। हम लोगों ने कुछ सरकार सर मैं अभी डिबेट में हूँ, मैं 8 बजे में 10 मिनट पे आ जाऊंगी। मैं जनता ने आपको यही 8 बजे का टाइम दिया था केवल सर ने। हाँ तो अभी आप मेरे को डिबेट मेरी चल रही है सर, ठीक है? सुरेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए, अभी क्लियर आवाज नहीं आ रही है, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए अब इन्होंने कहा कि जनता, अरे जनता ने तो आपको इस प्रकार से घोषणा देने का काम किया है
कि आपको तो पिछले 10 वर्षों में रोड पे खड़ा कर दिया। आप जनता की बात कर रहे हो और गरीबी की बात कर रहे हो। इस देश के अंदर कानून बनेगा जो राष्ट्र हित के लिए होगा, गरीब हित के लिए होगा, समाज हित के लिए होगा, वो कानून बनेगा। हमारी पार्टी का सिद्धांत ये है कि पहले राष्ट्र के लिए हम काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस की तरह, ये विपक्ष के लोगों की तरह जो है, ये पार्लियामेंट में हल्ला हंगामा करने का लोग काम नहीं करते। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। डीपी यादव जी बने रहिएगा, मैं आपके पास भी लौट रहा हूं। सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है अब तक? चलिए, शायद आप संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार दोबारा से कनेक्शन ठीक कराते हैं और उसके बाद दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, डीपी यादव जी, जी आवाज आ रही सुनील जी? जी, अमित तिवारी। हाँ, मैं समझ गया था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए अमित तिवारी नाम करेक्ट कीजिए, नाम सही लिखिए। नाम देखिए, सबका सही लिखिए। नाम से पहचान है और उसके बाद जो काम है फिर उससे पहचान है ही। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आज की चर्चा चल रही है चूंकि वक्फ बोर्ड को लेकर, और चूंकि अमित शाह ने हरियाणा में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर हम जो कानून लाए थे उसमें कुछ कमियां हैं, उनको हम ठीक करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो उनको कमियां समझ में आई वो तो ठीक करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, वक्फ पर यह भी चर्चा होनी जरूरी है कि जो असीमित अधिकार, जो दूर दूर तक पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन, उसके बाद कमल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि रक्षा की जो जमीन है रक्षा विभाग की, वो सब तो बांट दी गई, अब सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है। देखिए अजितेश जी, ऐसा नहीं है कि सरकार की जमीन पे नजर है। सबसे बड़ी बात है कि जो एक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, नाम पूरा करेक्ट करिएगा अमित जी का, अमित तिवारी, अमित तिवारी लिखिएगा। ठीक, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? जो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू पक्ष ही नहीं पीड़ित है, यहाँ पे मुस्लिम पक्ष भी बहुत सारे पीड़ित हैं, जिनकी जमीनें रातों रात जो है वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली। एक नोटिस आता है लोगों के पास और पूरा का पूरा गांव कब्जा हो जाता है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नियम कानून की, संविधान की हम दुहाई देते हैं, बात बात पे संविधान की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, अन्य पार्टियां भी आज कांग्रेस संविधान बचाने के बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कैसा संविधान है कि जहां पे असीमित अधिकार, आपकी जमीन आज आपके नाम है, कल आपके नाम होगी या नहीं होगी, ये वक्फ बोर्ड तय करेगा। अगर वक्फ बोर्ड में किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि ये जमीन पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ थी या नहीं भी थी, शिकायत मिलती है उनको, तो वो वक्त 30 दिनों के अंदर वो खाली करना होता है। और जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाह रहा है, उसको वक्फ बोर्ड में ही जाना पड़ता है। वो वही न्याय देते हैं, वही सुनवाई करते हैं, उन्हीं के वकील होते हैं। हिंदू पक्ष का या अन्य किसी पक्ष का वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होता है। लीजिए, तो आप समझिए न्याय प्रणाली को ही धता बताकर इतने असीमित कानून दे दिए गए उसको। ये एक शर्मिंदगी की बात है कि एक व्यक्ति अपना कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकता, हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता, अपने न्याय की मांग नहीं कर सकता है। जहां पे सारे लोग उन्हीं के अपने लोग होंगे, तो आप समझते हैं कि कैसे न्याय व्यवस्था को आप सीमित दायरे में लाएंगे। उस एक संस्था को, क्या आर्मी के पास ऐसी कोई ताकत है कि वहां पे कहीं पे भी उसकी जमीन है तो वो कब्जा कर लेंगे? रेलवे की जमीन हर जगह कब्जा हो रही है, आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे उदाहरण है। उत्तराखंड में भी नैनीताल में जो केस हो रहा था, वहां पे आपने देखा होगा रेलवे की जमीन कब्जा हो गई, उसकी सुनवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की कानून और नियमों के तहत उस पे अगर उनके कुछ अधिकारों का कटौती होती है, तो वो उसमें जेपी सिंह की मांग की जाती है, जेपीसी में चली जाती है, और उसमें अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि हम उसमें कुछ बदलाव करेंगे जो उसमें सुविधाजनक नहीं है, जो विपक्ष को लगता है कि यहाँ पे कुछ हमें बदलाव की जरूरत है, तो जाहिर सी बात बदलाव होने चाहिए। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि 1995 वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हुए थे,
उसके बाद आपने जो जमीन देखी होगी, आप सबसे ज्यादा जमीन देखेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पे हम रह रहे हैं, हम वहीं की बात करें, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर जमीन वक्फ बोर्ड के पास है तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। आप समझ सकते हैं कि कितनी जमीनें जो है यहाँ पे छोड़ी गई थी वक्फ बोर्ड के पास और आज कितनी जमीनें हो गई हैं। हाँ। केवल 1995 से अभी 2024 तक का अगर केवल आकलन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि कितनी जमीनें वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली हैं। ठीक है। और जब बात आती है कार्रवाई की या कोई व्यक्ति अपनी न्याय की मांग करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कहीं पे भी नहीं जा सकता, उसकी सुनवाई ही नहीं है, उसको वक्फ बोर्ड की ही न्याय में जाना पड़ता है। हाँ, कहां से न्याय की अपेक्षा करेंगे? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ी बात है। चूंकि आपने एक अहम जिक्र ये भी किया कि उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जब जिक्र हो रहा है तो डीपी यादव जी जवाब देंगे, उसके बाद कमल हांडा जी के पास आऊंगा। डीपी यादव जी, अब ये कैसे हो गया, ये जिसका जिक्र अमित जी कर रहे हैं, और असीमित अधिकार, हालांकि ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन चूंकि अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई शिकायतें हैं तो चर्चा होनी चाहिए। बदलाव अगर कुछ हो रहे हैं, कुछ शक्तियों को कम किया जा रहा है, तो वो कानून के तहत हो रहा है ना। आपको लगता है सब ठीक है? आप डीपी यादव जी, आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में जो कुछ नियम है जो अभी बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए? ये वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, बोर्ड अपने अनुसार काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जो बिल लाया था संसद में, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया, संसदीय समिति को सौंपा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। समिति बनी। अब क्योंकि वो अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में विचार विमर्श हो रहा है, हम लोग अपना सुखी रखेंगे तो हमें आपको जल्दी पड़ी बयान देने की, ये हमें समझने वाली बात है। मेन बात ये है कि हरियाणा के चुनाव में वक्फ बोर्ड पर अमित शाह जी ने क्यों टिप्पणी किया, ये हमें जानने वाली जरूरत है। हाँ, इस पर चर्चा होनी चाहिए, अमित शाह ने क्यों किया, लेकिन चूंकि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है डीपी यादव जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो समिति अपनी रिपोर्ट की, उसके बाद उसके विचार विमर्श होगा, हम लोग अपना प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे। लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करने जा रही है। चलिए, भारतीय जनता ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन, हाँ ठीक है, इस पर रिएक्शन मैं लूंगा, इस पर रिएक्शन सुरेंद्र जी से लूंगा, उसके पहले कमल हांडा जी के पास चलूंगा। और डीपी यादव जी की आवाज जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। कमल हांडा जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती थी, वो भाजपा के प्रवक्ता थे, ऐसी हजारों घटनाएं हैं, तो पहले क्यों नहीं लाए आप महानुभाव? पहली बात का, इस बात का जवाब दीजिए। और ये तो चुनाव का ही समय वक्त चल वरिष्ठ रहा पत्रकार है मैम। 4 राज्यों में चुनाव, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे वो तो खैर गई ना, एक खुज्जे खुंडे लग गई वो बात। तो चुनाव की बात होनी चाहिए थी। और चुनाव के वक्त में हरियाणा में आकर क्यों कहा भाजपा ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, शीतकालीन सत्र भी आया नहीं है, चुनावों का दौर चल रहा है, तो अभी इस बात का बयान देने का भी कोई मतलब बनता नहीं था, या ऐसी बात कोई कहने का कि जिसमें आप हिंदू मुसलमान करने में सफल हो सके। आप बिल्कुल नाकामयाब होने जा रहे हैं। गृह मंत्री के लिए बता दूं मैं, और भाजपा के प्रवक्ता को भी, इन्होंने बताया यूपी में सबसे ज्यादा जमीन है कि वक्फ बोर्ड के पास। तो महानुभाव, कितने साल आपकी सरकार वहां पर रही, क्या कर रहे थे आप? अगर मिसयूज हो रहा था तो पहली बात। दूसरी बात, आप हाँ, और रेलवे की जमीन की भी बात की आपने। रेलवे की तो, रेलवे तो आपने अडानी को भेज दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और असीमित लुटेरों की भी चर्चा होनी चाहिए, जो देश को लूटा जा रहा है। देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था अजितेश जी, जब देश बना था। 250 लाख करोड़ हो गया है, 250 लाख करोड़ कर्जा हो गया, कहाँ गया? कोई काम नहीं हुए, कोई रोजगार नहीं मिले, कोई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इनके पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात निकाल कर गुमराह करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अमित जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, एक बार जवाब लेता हूँ आपकी बात पर। हाँ अमित जी। नहीं हूँ, मैं राजनीति विश्लेषक के हैसियत। हाँ, मैंने उनको बता दिया कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस की आप बात करें, सरकार, ये वक्फ बोर्ड जो भी है,
अगर इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है या बदलाव होने चाहिए थे, तो आपकी ही सरकार ने असीमित अधिकार 1995 में दिए हैं। 2014 तक आपकी सरकार थी, 2004 से लेके 2014 तक। उसके बाद अगर आपको लगता था कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए था, तो आपकी सरकार ने इतने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को क्यों दिए? आखिर उसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? आप अपनी मंशा क्लियर करिए। आप अगर इतने असीमित अधिकार अगर आपने आर्मी को नहीं दिए, रेलवे को नहीं दिए, आपने सुन लीजिए 3 लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे देश में। आर्मी के पास, जो उस समय जब आर्मी का गठन हुआ था उसके बाद जो जमीनें उनको मिली हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपने अगर आप आकलन करेंगे डेटा का, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कमी आर्मी ने कहीं जगह कब्जा नहीं करी है, रेलवे की जमीनों पे कब्जा हुए हैं, कमी आई है उनकी जमीनों में। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन दिन रात चौगुनी, 200 गुना, 300 गुना बढ़ी है। आप उस पर क्यों नहीं बात करना चाह रही हैं? अमित शाह ने अगर कोई बयान दिया, हो सकता है उनका राजनीतिक बयान हो वहां पे हरियाणा की लेकिन जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड की जो बात हो रही है कि जुलाई के जो सदन चल रहा था, उस सदन में बदलाव की बात हुई थी और वहां से चर्चा का विषय आया था। जाहिर सी बात है कोई एक पार्टी है, अगर उसमें अपने राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये कहें कि सब कुछ अच्छा है वक्फ बोर्ड में, तो ये चीज आपको फिर माननी पड़ेगी। आप अपना आकलन पेश करिए कि सब कुछ अच्छा कैसे है। हाँ, अब अगर 2022 में, जैसा कि कमल जी पूछ रही थी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, सितंबर 2022 का समय तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हिंदू बाहुल्य गांव था, गांव का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, तिरुचेंदुरई, पर पूरे गांव पर दावा जता दिया था। नहीं है वहां पे, याद है ना अमित जी आपको? पूरे गांव पर दावा जता दिया था। एक भी व्यक्ति नहीं है मुस्लिम वहां पे। हाँ, 1500 साल पुराना मंदिर और 1400 साल पुराना धर्म, और जमा दिया कब्जा। कमल जी, ये चिंताएं हैं, ये चिंताएं आपको भी करनी चाहिए, वोट बैंक से अलग हटकर। ऐसी है, हाँ जी, मैं बता देती हूँ। मैं पहली बात तो ये है कि जो अभी बोलकर हटे प्रवक्ता, ये पत्रकार है या भाजपा के प्रवक्ता है? पत्रकार है मैम। देखिए कमल जी सुनिए ना प्लीज, मैम मेरी बात सुनिए, एक सेकंड प्लीज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखिए यहाँ पर जो भी कोई बैठा, देखिए आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, अमित तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट है, डीपी यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सुरेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता है। आप सबकी डिग्निटी की रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तो प्लीज किसी को पर्सनली अटैक ना करें। अब अपनी बात पूरी करें। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ सर, मैं, क्योंकि भाजपाइयों के डीएनए में है कि टोपी पहना के मुस्लिम बना के स्वयंसेवक को भी बिठा देते हैं, ये इनकी आदत है, मुझे पता है। तो वो मुझे आप कृपया ना बताएं। मैंने ये पूछना था कि अडानी को देनी है, ये स्पष्ट बात की गई वक्फ बोर्ड की, अगर जमीन, अगर जो आप कह रहे हैं, अगर मैं उसका यकीन कर लूं तो, लेकिन वैसे मैं कभी यकीन करती नहीं जब तक मैं अपने आंखों से देख ना लूं या पढ़ ना लूं, मैं जब तक, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भाजपाई नहीं हूँ। मैम अडानी को कौन सी जमीन दे दी? बात ये है सर, सुनिए, ये इन्होंने अडानी को जमीन दे दी है, कौन सी वाली? अडानी को देनी है, उसको स्पष्ट क्यों नहीं करते? कितने एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी, कितने कितने सालों के लिए, कौड़ियों के मोल बेच दिए। अच्छा, हाँ कमल जी, लीज पे देना और बेचना दोनों में फर्क होता है, और आपकी सरकार ने भी, कांग्रेस सरकार ने भी बहुत सारी चीजें लीज पे दी है लोगों को, एक एक रुपए पे। राजस्थान में अभी आपकी सरकार थी, अडानी को बुला के आप लोग लीज पे जमीन दे रहे हैं। झारखंड में आपकी सरकार थी, आप लोग अडानी को बुला के जमीन दे रहे हैं। शरद पवार उनके अपने घर बुलाते हैं अडानी जी को, आपके इंडिया एलायंस के बहुत बड़े घटक हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले अखिलेश जी तो अंबानी का भी गए थे। आपके ही अपनी सरकारें, जहां राज्य सरकारें हैं, वहां पे बुला के अपनी फैक्ट्री और अपने निवेश करने के लिए अडानी और अंबानी को आप लोग न्योता देके बुलाते हैं, और आप केंद्र सरकार में राहुल जी आरोप लगाते हैं केवल अडानी और अंबानी पे। 20,000 करोड़ जो है, जो बेनामी है, उसके बारे में कौन जवाब? सुरेंद्र जी, ओवर टू यू, आपका नंबर है, जवाब दीजिएगा। कमल जी की तमाम बातों का जवाब दीजिएगा। तो वही तस्वीर दिखाई जा रही थी संसद भवन से, और उस तस्वीर से आपके प्रवक्ता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाए थे।
दो लोग देश को चलाएंगे, अंबानी और अडानी। सुन लीजिए कमल जी, जरा जवाब कर लीजिएगा सुरेंद्र जी का। अडानी और अंबानी अमित भाई मैं आ रहा हूँ, वाली कांग्रेस पार्टी है। अमित भाई आ रहा हूँ मैं, सुन लीजिए एक बार। हाँ। आके भाषण देना, टीवी पे आके भाषण देना, ये अलग विषय है, लेकिन आप पूरी नॉलेज लेकर आइए, पूरी जानकारी लेकर आइए। हाँ जब तक आपके राहुल गांधी झूठी जानकारी मत सुन लीजिए कमल जी, सुन लीजिए एक बार। सरकार थी तब उन्हें अडानी और अडानी को बोला के क्या कहते हैं निमंत्रण दिया, छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी तब अडानी ही वहां जाकर विदेश किया, तब आपको अच्छा लग रहा था। हाँ और आज आप कह रहे हो कि अडानी 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 अडानी। अरे इस देश के अंदर अगर इस देश का मान सम्मान बढ़ाने लायक अगर जितनी हमारे नेताओं का, जितनी हमारे देश के लोगों का नाम है, उतना वो अडानी और अंबानी का भी नाम है। अजितेश जी, आ रहा हूँ, जी आ रहा हूँ। बड़ी हाँ। जिम्मेदारी से आपको बोलूं, 1984 के बाद जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे, जिस तरह अंबानी या अडानी या अदर बड़े ग्रुपों ने कब्जा किया, उस समय कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं और हर जगह इन बड़े बड़े व्यापारियों को जमीनें इंडस्ट्री के नाम पे, लीज पे, एक एक रुपए पे जमीनें दी गई हैं। हाँ। आप आकलन करिए, इनका जो अगर बढ़ोतरी हुई है तो वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे किसी भी सरकार रही हो, जब हाँ। व्यापारी बढ़ता है तो ये एक सरकार की मजबूरी है कि अपने व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ाना। अगर कांग्रेस ने बढ़ाया तो वो भी देश हित में था, अगर भाजपा बढ़ा रही है तो वो भी देश हित में है। मैं किसी का एक पक्ष लेके बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर सिर्फ ये कहना कि अडानी और अंबानी और बिरला और टाटा का उदय सिर्फ भाजपा की सरकार में हुआ है, मात्र नहीं, तो 20 बेमानी सालों की होगा, सरकार देखिए। में 20 हाँ। साल में अडानी अंबानी का उदय हो गया, टाटा बिरला का उदय हो हाँ। गया है। हाँ। तो उसी बिरला हाउस में महात्मा गांधी जी रहा करते थे। हाँ। आखिर महात्मा गांधी जी बिरला हाउस में क्यों रहा करते थे? जी। मैं तो सिर्फ ये जवाब चाह रहा हूँ आपसे। हाँ। कमल हांडा जी, इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कमल अन्ना जी, फिर आगे चलेंगे। हाँ अंकित, मैं एक सवाल इनसे भी पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि गांधी नहीं, के मेरे बिरला सवाल जवाब का दीजिए, जवाब प्लीज। देंगे आज। बिरला हाँ जी, हाउस मैं जवाब दे रही हूँ मैं, में, सर। बिरला हाउस में माननीय महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे? क्यों एक कारपोरेट के घराने में रह रहे थे? वो अगर मठ में रहते। बिरला मंदिर था, पूजा करने गए थे। भ्रम ना फैलाएं भाजपा के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात। बनवाया किसने? बनवाया किसने? बनवाया किसने? बनवाया किसने? गांधी जी का के ऊपर निबंध लिखा करते थे। बनवाया किसने? मंदिर में पूजा करने गए थे, वो रहते बनवाया किसने? चलिए डीपी यादव जी, अमित जी आ रहा हूँ, अमित जी आ रहा हूँ, समय की कमी है, समय की कमी है। कमल अन्ना जी आ रहा हूँ आपके पास। नफरत की अमित भाई आ रहा हूँ, कमल अन्ना जी रुकिए एक सेकेंड। महात्मा गांधी जी को बिरला हाउस में नहीं रहना हाँ, चाहिए ठीक है, था। दोनों लोग रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए प्लीज। हमने अंबानी अडानी को हाँ, वोट नहीं बेचे थे, ठीक माइनिंग है, नहीं बेची थी, ठीक है, हमने ओके, बलून ओके, नहीं बेची थी, ठीक है। हमने उनको इस देश में जब आके अच्छा, सुनिए, एक चीज बताइए, ठीक है, अमित भाई रुकिए ना, के बाद अमित भाई रुकिए। और बिरला के नाम सुनते थे। इन सब चीजों में, टाटा और बिरला का इन सब उदय चीजों में ज्यादा कांग्रेस के समझदार राज तो में हुआ समाजवादी पार्टी उसके बाद है। अडानी एक अंबानी सेकंड का भी रुकिए। उदय हाँ, अमित भाई रुकिए ना कांग्रेस प्लीज। के राज में हुआ है, भाजपा अमित के जी राज रुकिए में जरा नहीं हुआ है। प्लीज। अमित जी एक सेकंड, ठीक है, कमल अन्ना जी रुकिए एक सेकंड, आ रहा हूँ आपके पास, दोनों लोग के पास आ रहा हूँ। मेरी एक कमेंट रह गई सर, मेरी एक कमेंट रह गई प्लीज। जल्दी से 10 सेकंड में करिएगा, डीपी यादव जी के पास चलना है, चर्चा समय नहीं है वैसे भी। हमने पहली बार देश को बेचा नहीं। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उनका कहने का मतलब ये था कि देश को मैं बेचूंगा। पहली बात तो ये हो गया। 1 रुपए में जो दिया, जिसमें रजिस्ट्री का भी इतना खर्चा कम, मतलब ज्यादा आया जितना जमीन को बेचने में नहीं आया। चलिए ठीक है। व्यापारी आगे बढ़ाना चाहते थे, सुनिए सर मेरी बात खत्म होने दीजिए। समय नहीं है मैम। व्यापारियों को आगे बढ़ाना था तो हरियाणा में आपने जीएसटी लगाकर सारे व्यापारी 50% उद्योग धंधे आपने बंद कर दिए। आपने जीएसटी लगाकर छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया जो रोजगार देते थे। एमएसएमई पर आपने जिसे कहते हैं तलवार चला दी आप लोगों ने। चलिए डीपी यादव जी फाइनल कमेंट कीजिएगा चर्चा में। आ रहा हूँ अमित भाई प्लीज, समय नहीं। यूपीआई का डंका बज रहा है, अमित जी, पूरे समय नहीं। विश्व में यूपीआई का डंका बज रहा है। और जिस तरह तब्दीली हुई है, यूक्रेन में जाकर 60% ट्रांजेक्शन ओके। यूपीआई का अरे ठहरिए पूरे जरा। विश्व में अमित भाई रुकिए ना प्लीज, समय नहीं है अमित भाई रुकिए। डीपी यादव जी फाइनल कमेंट करिएगा जल्दी से। हाँ ठीक है, प्लीज दोनों लोग शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। डीपी यादव जी शर्म फाइनल भाजपाइयों कमेंट। को आनी चाहिए। डीपी यादव जी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन फाइनल कमेंट करिए। अरे कमल अन्ना जी अपने सहयोगी को बोलने दीजिए ना। घुस आया है हरियाणा में आपका गठबंधन नहीं है, ठीक है, लेकिन बोलने तो दीजिए ना। हाँ डीपी यादव जी फाइनल कमेंट करिएगा। मुझे पता आज मैं आपको समय कम दे पाया, माफी भी चाहता हूं इसके लिए। 2 लोगों को यहाँ कोरिलेट कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टाटा बिरला को
अंबानी और अडानी से जोड़ रहे हैं, जबकि टाटा बिरला कभी विवादास्पद नहीं है। अंबानी और अडानी हमेशा विवादों में रहे, जिनका महिला मंडल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया गया और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने गलत अरे भी अखिलेश जी गए थे शादी में अनंत अंबानी की परिवार सहित, गए थे ना? गए थे कि नहीं गए थे? क्या करने गए थे? व्यवहार है ना। रुकिए एक सेकेंड, ठीक है डीपी यादव जी, ओके, समय नहीं है, प्लीज 10 सेकंड में। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट करिएगा प्लीज, 10 सेकंड ओनली प्लीज। चलिए समय नहीं है, माफी चाहता हूं, आप दोनों लोग बोलते रहेंगे और समय जो है वो जाया हो जाएगा। ठीक है। चलिए कमल आना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आपने चर्चा की और तमाम मुद्दों को रखा। अमित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डीपी यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा वक्फ से शुरू हुई, पहुंची जमीन तक, उसके बाद आसमान। ये राजनीति है, यहां पर ऐसा ही होता है। राजनीति में राज करने की नीति सभी जानते हैं, कोशिश भी करते हैं, अपने अपने प्यादे चले जाते हैं बिसात पर, लेकिन शय और मात के खेल में शय भी जनता को मिलती है और मात भी जनता ही होती है। आप समझदार हैं, आसानी से समझ सकते हैं। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।